एक रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरी में कितनी सच्चाई होती है? इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि हम एसेंशियली किसी के द्वारा कही गई बातों को सुनकर चीजें एनालाइज करते हैं। अब चाहे स्टोरी कॉन्जरिंग 3 की हो या फिर द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट की, कुछ लोग इसे सच मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे बस एक पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं। ऐसी ही एक खास स्टोरी स्टीव लचांस की है, जो कि मई के 2001 में यूनियन मसूरी में एक नए रेंटेड घर में शिफ्ट होते हैं। पेशे से स्टीव एक कॉर्पोरेट ट्रेनर था जिनका रिसेंटली डिवोर्स हुआ था एंड स्टीव के बच्चों का नाम था एलाइजा, एलियट और इलाई। एलाइजा अपने दोनों भाइयों से बड़ी थी एंड एलियट और इलाई 11 और 12 साल के थे। नए घर को सेट करते वक्त एलियट को बेसमेंट में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह भी फील होता है। इससे एलियट काफी डर जाता है, लेकिन एज यूजुअल एलियट की बातों का कोई भरोसा नहीं करता। उसी रात एलियट को कॉरिडोर्स में फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और इस बार वो एक भूतिया आकृति भी देख पाता है। इस घटना के बाद भी ये फैमिली एलियट का मजाक बनाती है और इसके कुछ दिन बाद ये सभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर घूमने जाते हैं। वहां से वापस आने के बाद ये फैमिली नोटिस करती है कि उनके घर की सभी लाइट्स ऑन थी। स्टीव को लगता है कि शायद उनके घर में कोई ब्रेक इन किया है, लेकिन घर के सभी डोर्स और विंडोज सही वे में लॉक्ड थे। ऐसे में स्टीव सोचता है कि मे बी वही यहाँ से जाते वक्त लाइट्स ऑफ करना भूल गया होगा। इसके ठीक बाद स्टीव घर को चेक वगैरह कर रहा था जब अचानक उसे ऐसा महसूस होता है मानो कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज उसके शरीर से पास करी हो। वंस अगेन स्टीव खुद को मनाता है कि मे बी ये एक राइटिंग इशू होगी, लेकिन तभी स्टीव को अपने बच्चों के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है और वो वहां जाता है। दरअसल एलाइजा ने कमरे के दरवाजे पे किसी शख्स को देखा था एंड समहाउ उनका रूम अपने आप लॉक भी हो गया था। इतना ही नहीं, इनके रूम के डोर्स पे नॉक हो रहा था, लेकिन स्टीव के आते सब कुछ काइंड ऑफ कंट्रोल में आ जाता है। इस पॉइंट पे स्टीव को भी पैरानॉर्मल चीजें महसूस होने लग गई थी, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे वो अपने डैड को वायरिंग वगैरह चेक करने बुलाता है। अब स्टीव के डैड जब वायरिंग को चेक कर रहे थे तो उन्हें बेसमेंट में बुचर शावर दिखता है। अब जिन्हें यहाँ बुचर शावर के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि तकरीबन 100 साल पहले कुछ फार्मर्स के घर में ऐसे शावर हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल फार्मर्स किसी एनिमल्स को बुचर करने के बाद ब्लड स्टेन्स को हटाने के लिए करते थे। उस जमाने में यूजुअली ऐसा शावर खून से लथपथ होता था और ये इस घर में हुए वायलेंस का अर्ली इंडिकेशन था। तो बुचर शावर के पाए जाने के बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भी ज्यादा बढ़ गई, लाइक किसी के चिल्लाने की आवाज आना, डोर पे नॉक होना या फिर इवन पूरे घर का वाइब्रेट होना। ऐसे में स्टीव और उसकी फैमिली ने कुछ ऐसा किया जो यूजुअली हॉरर मूवीज में लोग नहीं करते हैं। यस, वो लोग घर छोड़कर रातों रात भाग गए। इसके बाद ये प्रॉपर्टी फिर से सेल पे गई और ऐसे में लिंडा मार्श की फैमिली ने इस प्रॉपर्टी को रेंट किया। लिंडा की फैमिली में उनके हस्बैंड एनेथ और उनकी 13 साल की बेटी एशली भी थी और ये तीनों इस घर में रहने लगे। प्रोफेशन वाइज एनेथ एक नर्सिंग होम के मेंटेनेंस वर्कर थे और लिंडा किसी डिपार्टमेंट स्टोर की सेल्स एसोसिएटिव थी। घर को डेकोरेट करते वक्त लिंडा को ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि घर में उस वक्त लिंडा के अलावा और कोई नहीं था। उसी रात एशली भी अपने कमरे के दरवाजे को खुद ब खुद खुलते और बंद होते देखती है, जबकि कमरे के आसपास कोई भी नहीं था। ये फैमिली इन स्ट्रेंज हैपनिंग्स के बारे में बातें करती है, लेकिन एनेथ को इन बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो सबको इन चीजों पे ध्यान ना देने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ स्टीव को अब भी उस घर से जुड़ी नाइटमेयर्स आ रही थी, इसलिए वो इस घर को विजिट करके लिंडा और उनके हस्बैंड से मिलता है। स्टीव कहता है कि ये घर हॉन्टेड है और ऐसे में लिंडा स्टीव का यकीन करती है, लेकिन एनेथ को स्टीव की बातों पर भरोसा नहीं था। उस रात एशली घर के बाहर एक पेड़ के ऊपर किसी बेबी को टंगा हुआ देखती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मॉम को बुलाती है वो बेबी अपने आप ही गायब हो चुका था। यहाँ लिंडा खुद को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि शायद इस घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो इसके कुछ दिन बाद लिंडा को एशली के स्कूल से एक लेटर आता है, जिससे लिंडा को पता चलता है कि एशली अपने स्कूल की क्लासेस बंक करने लग गई थी। जब लिंडा एशली को इस बात के लिए कन्फ्रंट करती है तो एशली के हाथ पे उसे मल्टीपल कट्स दिखते हैं। इस पॉइंट पे एशली अपनी मॉम लिंडा पे ही चिल्ला देती है और वो कहती है कि उसे अपने आप को कट करने में अच्छा लगता है और वो ऐसा बार बार करती रहेगी। लिंडा फौरन एशली को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर का कहना था कि टीनेजर्स के बीच ऐसी हरकतें काफी कॉमन है और यूजुअली वो अपने स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए ऐसा करते हैं या फिर वो किसी और को देखकर कूल बनने के चक्कर में भी ऐसा कर सकते हैं। ये बात सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन लिंडा इस पॉइंट तक मानने लग गई थी कि उसकी बेटी किसी इविल एंटिटी के कब्जे में है या फिर वो सिंपली पोजेस्ड है।
लिंडा फौरन द सेंट लुइस स्पिरिट चर्च से कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को अपने घर बुलाती है और उनके साथ स्टीव भी आता है। इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की लीड बेट्सी को तुरंत ही घर से कुछ नेगेटिव एनर्जी का आभास होता है और उनका मानना था कि इस घर में कुछ अदर वर्ल्डली एंटिटी है। ये इन्वेस्टिगेटर्स घर की थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं और ये सब एनिथ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी इक्विपमेंट्स की मदद से एक फेंट आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को ट्रेस करते हुए वो ऊपर के कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में ईएमएफ मीटर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस पकड़ती है और यहाँ बेट्सी एक ओल्ड मैन की प्रेजेंस को महसूस करती है जो कि कमरे के एक कोने में खड़ा था। ये ओल्ड मैन बार बार कह रहा था कि दिस इज माई हाउस। इन बातों से बेट्सी ये अनुमान लगाती है कि जरूर ये बूढ़ा आदमी पहले इसी घर में रहा करता होगा और उसकी आत्मा आज तक इसे अपना घर मानती है और दूसरों को यहाँ नहीं आने देती है। खैर, बेट्सी एशली के कमरे को भी चेक करती है जहां उसे पावरफुल नेगेटिव एनर्जी फील होती है। बेट्सी का मानना था कि एशली के पास कुछ साइकोकाइनेटिक एबिलिटीज है जिसकी मदद से उसने खुद की एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करी है और वो इसी रूम में है। फाइनली ये इन्वेस्टिगेटर्स घर के बेसमेंट में जाते हैं जहां एक दूसरी एंटिटी मौजूद थी और ये एंटिटी काफी एक्साइटेड और गुस्से में थी। इस एंटिटी को लोगों का प्रेजेंस पसंद नहीं आ रहा था और बेट्सी को यहाँ एक साइकिक फोर्स फील्ड महसूस होता है। इन सभी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद बेट्सी क्लियरली सेज कि ये घर हॉन्टेड है। इस बात को जानकर लिंडा काफी घबरा जाती है और वहीं स्टीव इस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री को लेकर रिसर्च करने लग जाता है। स्टीव लोकल लाइब्रेरीज में प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ता है जहां वो जान पाता है कि कई साल पहले वो घर किसी कॉन्फेडरेट ऑफिसर का था। अनदर कॉन्फेडरेट ऑफिसर जिसका नाम कैप्टन विल्सन था, उसे फायरिंग स्क्वाड ने इसी प्रॉपर्टी पे शूट करके मार डाला था। इस घटना के अलावा इस प्रॉपर्टी पे कई शूटिंग्स और मर्डर्स हुई थी, विच प्रूव्ड कि ये घर ने काफी वॉयलेंस देखा है जो कि मॉडर्न टाइम्स तक चला आ रहा था। मोरओवर हम जानते हैं कि इस घर में बुचर शावर भी था। तो ये सब होने के बाद एनिथ को भी उस घर में सुपरनैचुरल चीजें फील होने लगती हैं और लिंडा की हालत तो बद से बदतर हो गई थी। इसीलिए ये लोग घर को एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट से ब्लेस करवाते हैं, लेकिन ये प्रीस्ट घर में आने के बाद अजीब बिहेव करते हैं और वो यहाँ से जल्दी भागने के फिराक में थे। दिस अगेन प्रूव्ड कि इस घर में कुछ न कुछ तो जरूर था। नाउ ऑब्वियसली उस प्रीस्ट की ब्लेसिंग काम नहीं करती। इनफैक्ट घर में सुपरनैचुरल हैपनिंग्स और बढ़ जाती है, मानो घर के घोस्ट्स अब गुस्सा हो चुके हैं। लिंडा खुद को मेंटली हेल्दी रखने के लिए एक साइकियाट्रिक हेल्प लेती है और लिंडा के साइकियाट्रिस्ट का नाम इमरान था। इमरान लिंडा की जांच के बाद उसे डिप्रेस्ड बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान को भी स्पिरिट वाली बातों में यकीन था। इमरान लिंडा को मेडिसिन तो देते ही हैं, साथ ही वो इसे इस घर को छोड़ देने के लिए भी कहते हैं। फाइनली लिंडा और उसकी फैमिली इस घर को छोड़ने का डिसाइड करते हैं और उनके ऐसा करते ही उनकी लाइफ में सब कुछ फिर से ठीक होने लग जाता है। अब उस घर में किसकी स्पिरिट थी, वहाँ स्पिरिट थी भी कि नहीं, इन सब सवालों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस घर में जो दोबारा यानी कि इस इवेंट के बाद जो फैमिली रहने आई वो भी 6 महीने में घर को छोड़कर चली गई। अब क्या स्टीव ये सब सेटअप कर रहा था, क्या सभी लोग झूठ बोल रहे थे, या फिर ये घर सच में हॉन्टेड है? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या मानते हैं और आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं यहाँ स्टीव पे ही शक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टीव इस केस से काफी क्लोजली एसोसिएटेड था। इनफैक्ट वो इस पूरे केस पे फर्दर रिसर्च करते हुए खुद का मसूरी पैरानॉर्मल रिसर्च सोसाइटी बनाया। स्टीव देश भर के कई पैरानॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस में भाषण दिया और उसने इस इंसिडेंट पे एक बुक भी लिख डाली जिसका नाम है द अनइनवाइटेड द ट्रू स्टोरी ऑफ द यूनियन स्क्रीमिंग हाउस। स्टीव यहाँ रिसेंटली रह रही हेलेन की भी काफी मदद करता रहा क्योंकि वो भी इन पैरानॉर्मल चीजों को एक्सपीरियंस करने लग गई थी। सो इफ यू सी, स्टीव ने इस इंसिडेंट को हर तरह से फेमस करने की कोशिश करी, इसीलिए मेरा शक उस पे जाता है। बट यू नेवर नो, देयर कैन बी एक्चुअल हॉन्टिंग्स इन दैट हाउस। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि स्टीव एक बहुत ही सेल्फलेस इंसान था और वो सच में लोगों की मदद करना चाहता था। तो यहाँ आप भी दोनों में से कुछ भी सोच सकते हैं एंड ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अब इस पॉइंट पे आई नो आप में से कई व्यूअर्स कहेंगे कि वेल हमें तो पता ही नहीं चला घर के अंदर कौन सा भूत था या फिर किस तरह का हॉरर था, तो ये कैसी स्टोरी हुई। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी रियल हॉरर स्टोरी ऐसी ही होती है, वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होती और उसका कोई डेफिनेट एंड नहीं होता है। आप जो फिल्मों में रियल हॉरर स्टोरी देखते हैं वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और उनकी स्टोरीज को भी एडिट किया जाता है ताकि वो बहुत ही दिलचस्प बन सके और लोगों को एक एंडिंग मिल सके।
यहाँ स्टोरी काफी सिंपल सी थी और हमें तो पता भी नहीं कि स्टीवन सच बोल भी रहा था या नहीं। अब चाहे सच्चाई जो भी हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि एटलीस्ट आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस